माननीय जिलाधिकारी साहब ने मार्च महीने में आदेश निकाला और हर बहुत से जिलों में निकाला कि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा। आप बताइए साहब, संडे हमारा बिजनेस का दिन है, आप उसको बंद कर दोगे संडे को, तो आप मुझे एक बात समझा के बताइए कि किस तरीके से हम बिज़नेस करेंगे। ये तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ी बात है, सैलून और बाकी के व्यवसाय में फ़र्क है। अब होता क्या था, जो बड़े बड़े व्यवसायिक है, अभी इतवारा ले लो या बड़े बड़े प्रतिष्ठान है या कंपनीज ले लो, वो संडे के दिन ऑफ रखती थी। नुकसान तो हमारा हुआ ना उसमें। जब आपको छुट्टी है उस दिन हमारा बिजनेस नहीं, ये समझना पड़ेगा सरकार को, हमारा बिजनेस ही समझना पड़ेगा। इन लोगों को समझ में नहीं आया, ये बहुत दुख की बात है और इस वजह से ये सैलून व्यवसाय खत्म हो रहा है। मैं अब्दुल काशिफ रिपोर्टर, और इस वक्त हम लोग हैं बुट्टीबुरी में। यहाँ पे नाभिक युवा शक्ति महाराष्ट्र के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष अमोल सर यहाँ पे 24 मई से भूख हड़ताल पे है। तो इनकी जो 11 डिमांड है, यानी कि 11 मांगे, वो क्या है, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। तो अमोल सर, जानना चाहेंगे वो 11 जो मांगे आपकी है वो क्या क्या है? जो सैलून और ब्यूटी पार्लर जो व्यवसाय है, जो महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र के सरकार ने बंद करके रखा है। सबसे पहले सैलून और ब्यूटी पार्लर व्यवसाय को ही बंद किया जाता है। तो सबसे पहली मांग है कि हमारे जो सैलून व्यवसाय है और ब्यूटी पार्लर व्यवसाय, उसको जल्द से जल्द इन्होंने शुरू करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके शुरू करना चाहिए। दूसरी मांग है, जो हमारे सैलून व्यवसायी के जिन्होंने आत्महत्या की है, 27 सैलून व्यवसायिका ने हमारे आत्महत्या की है, तो वो उनको आज तक के सरकार ने, ना किसी मंत्री ने, ना किसी उनके आमदार ने जाके कभी उनको पूछा होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनको भी आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। 27 महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र में 27 जो सैलून व्यवसायी है उन्होंने आत्महत्या की है। किसी भी तरीके से उनका ना तो आज तक के पूछा गया है, उनकी ना कोई दखल ली गई है, ऐसा कुछ भी आज तक के सरकार के माध्यम से हुआ नहीं। ये दुख की बात है। आज हमारा जो सैलून व्यवसाय है वो पूरी तरीके से, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय का है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने के तैयारी में है। जो ये हमारे सैलून व्यवसाय महाराष्ट्र में जिन्होंने लाखों रुपए लगा के अपना बिजनेस शुरू किया था, व्यवसाय शुरू किया था, वो आज ख़त्म होने जा रहा है। सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने इन लोगों को आर्थिक पैकेज व्यवसाय के लिए घोषित करना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग है हमारी कि ये सब आर्थिक पैकेज आप देने किस योजना से देने वाले हो। आज हमको अगर असंगठित कामगार का दर्जा अगर मिल गया रहता तो ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई रहती। आज इन असंगठित, अभी जिनसे 1500-2000 रुपये जो महीना आ रहा है, तो घर में बैठे रहते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये कोरोना का सबसे बड़ा डर हम लोगों को है। आज हमारा सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म होता है, फेस के पास जाके काम करना पड़ता है। सरकार ने हम लोगों को समझना चाहिए, हमारे व्यवसाय को समझना चाहिए। आज ऐसा हो रहा है कि एक साल से जो शेविंग का जो काम था वो आज ख़त्म हो गया है, क्योंकि शेविंग घर में बना रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। हेयर कट था तो लोग घरों में ट्रिमर लेके बना रहे हैं, फेशियल मसाज सब गया है। तो ये व्यवसाय ख़त्म होने की तैयारी पे है। सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द शुरू, कुछ तो दो, कुछ तो बताओ। ये मेरा आंसर है इसलिए कि कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। एक साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी मंत्री साहब ने एक शब्द सैलून व्यवसाय और ब्यूटी पार्लर व्यवसाय के अच्छे के लिए कुछ बोला होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें तो अनशन करना ही पड़ेगा। आज हमारे सैलून व्यवसाय को 60 साल के ऊपर में जो बेचारे घर में पड़े हैं, उनकी किसी भी तरह की कोई नहीं है, 6000 रुपये उनको महीना देना चाहिए। तो ये जो सैलून व्यवसाय है ये किस तरीके से बचाना चाहिए, ना किसी भी एक साल में किसी भी संगठन के पदाधिकारी से इन्होंने चर्चा की है कि हमारी सुन तो लो कम से कम। ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप बताइए मेरे लिए क्या पर्याय है? उपोषण बैठना, आज मैं ये पर्याय नहीं है, लेकिन ये पर्याय निकालना पड़ा, उपोषण पे बैठना ही पड़ा। ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों के लिए। और फिर हमने एक निर्णय लेके आज उपोषण पे बैठे। लॉकडाउन का पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके इस बिज़नेस पे पड़ा है, सैलून व्यवसाय पे। कैसे कैसे, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ परमिशन वगैरह दी है आपको? क्या कम से कम एक शख्स की आप सर्विस दे सकते हो, कम से कम एक शख्स को एक बार में?
कुछ आपको ऐसी परमिशन गवर्नमेंट ने दी है पिछले 2 साल में कि हाँ शॉप में एक आपका कोई शख्स आए और उसको आप सर्विस दे, फिर उसके बाद एक शख्स आए, ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने तो प्रोटोकॉल बना के भी रखा है कि आप, उन्होंने देखिए परमिशन किस बात की दी, आप समझ तो लो। जब 28 जून को 2020 में जब दुकान खुलने के जब उनको ये मिली है तो उन्होंने परमिशन किस बेस पे दी है कि आपको भैया हेयर कट काट सकते हो और डाई कर सकते हो, बाकी स्किन रिलेटेड तो काम नहीं कर सकते ना। तो इस कंडीशन पे व्यवसाय शुरू किया था उन्होंने। अब क्या हो गया कि ये सब करने के इसमें उन्होंने जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाने थे वो तो लगा लिए। अब इससे जो ये रिस्ट्रिक्शन से हमारा व्यवसाय तो ख़त्म हो गया ना। ये घुमा फिरा के अगर बात आएंगी ना तो बात यही आएंगी कि सरकार को पता ही नहीं है सैलून व्यवसाय किस तरीके। अब दूसरी बात देख लीजिए, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। माननीय जिला अधिकारी साहब ने मार्च महीने में आदेश निकाला और हर बहुत से जिलों में निकाला कि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा। आप बताइए साहब, संडे हमारा बिजनेस का दिन है, आप उसको बंद कर दोगे संडे को, तो आप मुझे एक बात समझा के बताइए कि किस तरीके से हम बिज़नेस करेंगे। ये तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ी बात है, सैलून और बाकी के व्यवसाय में फ़र्क है। अब होता क्या था, जो बड़े बड़े व्यवसायिक है, अभी इतवारा ले लो या बड़े बड़े प्रतिष्ठान है या कंपनीज ले लो, वो संडे के दिन ऑफ रखती थी। नुकसान तो हमारा हुआ ना उसमें। जब आपको छुट्टी है उस दिन हमारा बिजनेस नहीं, ये समझना पड़ेगा सरकार को, हमारा बिजनेस ही समझना पड़ेगा। इन लोगों को समझ में नहीं आया, ये बहुत दुख की बात है और इस वजह से सैलून व्यवसाय ख़त्म हो रहा है। अगर इन्होंने ये देखिए, ये हर दुकान वालों के लिए या हर बिजनेसमैन के लिए ये पॉलिसी सेम नहीं रह सकती। यहाँ पे इनको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अभी 1 जून से अनलॉक फेज़ 1 शुरू होने वाला है, तो 1 जून से लेकर तो 30 जून तक ये 3 अलग अलग अनलॉक होंगे, लॉकडाउन हटेगा उसमें। तो सैलून व्यवसाय को कुछ इसमें प्रोटोकॉल में कुछ छूट दी गई है, क्या आप शुरू कर सकते हैं? मैं तो बोलता हूँ कि अगर सरकार को इतना लगता है कि हाँ ठीक है, हम वो तो कहते हैं कि हम स्प्रेडर नहीं है, सुपर स्प्रेडर है कोरोना, ऐसे वो बोलते हैं, तो ठीक है ना। RT-PCR कस्टमर को भी लगा दीजिए, हमको भी लगा दीजिए 15-15 दिन का, हम भी करते हैं, बस वो फ्री किया जाए, वो हमारे लिए फ्री किया जाए, कस्टमर के लिए फ्री है। 15-15 दिन का RT-PCR लगा दो, हम भी देखते हैं, टेस्ट आएंगी, हम भी देखेंगे, कस्टमर आएगा हमारे दुकान में, बोलेंगे देखिए मेरी टेस्ट हो चुकी है ये तारीख को, हम भी दिखाएंगे, मेरे वो लगा ही रहेगा कांच पे, हमारे टेस्ट जो है, हमारे कारागिर हो गया, हमारा खुद का लगे रहेगा। तो ये यहाँ से भी स्टॉप हो सकता है, सैनिटाइजेशन हो सकता है। उसके बाद में जो भी गाइडलाइंस देंगे सरकार, उसका आज तक के हमारे व्यवसाय को ने पालन किया है और आगे भी करते ही रहेंगे, वो कोई बंद होने वाला नहीं है। ऐसा हुआ रहता तो ये जो सब जिंदा बचे नहीं रहते साहब। आप तो समझ लो कितना क्लोजली काम है, लेकिन ये सुरक्षा करते हैं खुद की, इसलिए बचे। इनको सबको पता है कि किस तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए, तो बचे। इनमें गाइडलाइन जो भी देंगे हम तो मानते ही हैं सरकार को थोड़ा सा कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव भी इस पूरे कि हम फेज़ 4 में नहीं जाना चाहते, हम तो चाहते कि थोड़ा जल्दी खुल जाए और इन लोगों को रिलीफ मिल जाए, तो ये सबसे जल्दी कर लेना चाहिए। काफ़ी ऐसी दुकानें हैं जिनका रेंट 10,000 है, फिर बिल भी आजकल बहुत ज़्यादा, कम से कम 3-4 हज़ार तो बिल ही आता है, तो इस बारे में क्या विचार है? ये देखिए, ये तो ऐसा हो गया ना, अभी 3 महीने से, मार्च से स्टार्ट हो गया है, अभी ये 30 तक के जाएंगे तो 3 महीने हो जाते हैं। अब ये 3 महीने का बिल पकड़ लीजिए, जो शटर के नीचे दबा है। फ़ोन आते हैं हम लोगों को कि भैया आप बिल भरो नहीं तो आपका मीटर काट के लेके जाएंगे। अब वो मीटर जब काट के लेके जाएंगे तो उसका भी तो जो भी भरना पड़ेगा, फ़ाइन वो भरना पड़ेगा, बिल तो भरना ही है। आप व्यवसाय शुरू है या बंद है उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। अब ये दूसरी बड़ी बात क्या हो रही है कि इन लोगों ने जो व्यवसाय शुरू करने के लिए जो लोन लिया था और जो बचत गट है वो भी इनको परेशान कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। ये हमारे व्यवसाय नहीं, ये जितने भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि हमारा व्यवसाय स्टार्ट ही नहीं है, तो इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये हो रहा है कि और फिर बिजली का बिल है, पानी का बिल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों की शॉप भी रेंट से है, घर भी रेंट से है, तो उनको भी वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि कारागिर जो लोग हैं, अब कारागिर एक दुकान में काम करता था, वो कहीं बाहर रहता होगा, वहाँ उसके कस्टमर कहाँ होंगे, तो ऑनर के होंगे, मालक के होंगे, वहाँ पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इतना इजी नहीं है, यही मैं इसलिए बोला था कि इस व्यवसाय को समझना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात। स्कूल के कोई मंत्री, पालक मंत्री या जो भी है, कोई आपसे मिलने आया अभी तक? नहीं, मुझे ना शासन के तरफ से कोई मिलने आया है, ना कोई पालक मंत्री साहब, सम्माननीय पालक मंत्री साहब मिलने आए हैं। किसी भी तरह से सरकार का कोई अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, मुझे कोई भी सम्माननीय मंत्री मिलने नहीं आए।
अभी कुछ देर पहले इस क्षेत्र के आमदार जो है सम्माननीय समीर मेघे साहब, वो मिलने आए थे। उनसे चर्चा हुई, मैंने भी उनको यही सब समझा के बताया व्यवसाय, उनको मेरा जो व्यवसाय है, हम लोगों का जो व्यवसाय किस तरीके से इम्पेक्ट हो रहा है, उनको वो सब समझा के बताया। और उन्होंने मुझे बोला है कि आप जो कर रहे हो ये हमारे पक्ष के माध्यम से जितनी लड़ाई हो सकती है हम लड़ेंगे, जितने आपको मदद करना है वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे आज आश्वासन दिया, उन्होंने विनती भी की है कि मैं ये उपोषण पीछे लूँ, लेकिन वही है कि अभी निर्णायक मोड़ पे लड़ाई होंगी। तो कब तक चलेगा आपका ये उपोषण? शायद जब तक के मैं जिंदा रहूँ तब तक के। अब तो सरकार को सोचना है। कुछ नागपुर में भी होने वाला है सुना? अभी हमारे जो पदाधिकारी है नागपुर के, नासिक के, ऑल ओवर महाराष्ट्र में जितने भी हमारे पदाधिकारी है अभी वो स्टार्ट कर दिए है उन्होंने करना। नागपुर में भी होने वाला है और अच्छे तरीके से होने वाला है। अब तो ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पे आ गई है। ऑटो वालों को मंथली अभी 1500 रुपये मिलना शुरू हो चुका है, तो सेम वैसे ही आप भी कुछ चाहते हैं कि 6000 रुपये आप लोगों को मिले? नहीं, देखिए ये जो हमारा व्यवसाय है हम वो लाखों रुपए लेके बैठे हैं। ये 1500 और 2000 के लिए हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और क्यों करेंगे? आप देखिए, हम तो ये भी बोलते हैं हम आपको आर्थिक मदद देते हैं सरकार को, बस हमारी दुकानें खुलवा दीजिए, वो भी मत कीजिए, हम देते हैं आपको आर्थिक मदद। लेकिन यही है कि ये दुकानें बंद रख के हमारा जो व्यवसाय ख़त्म होने वाला है उस पर तो हमारे पेट पे मार दीजिए, हम सहन कर लेंगे। लेकिन पेट पे भी मार रही है सरकार, तो ये नहीं होगा ना। तो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। और रहा ये जो सवाल है कि वो ऑटो वाले जो है उनको 1500 रुपये मिले, तो ये हम 1500 रुपये तो मानेंगे नहीं। उन्होंने कुछ दूसरा सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। एटलीस्ट सरकार शासन प्रशासन आके तो चर्चा तो करे, ये चर्चा भी नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, नागपुर शहर में कई संगठन हैं जैसे कि नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर संगठन हैं, ये लोग आखिर सड़क पे क्यों नहीं आते? कई हमने ऐसे केसेस देखे जिसमें पुलिस वाले आते हैं, अगर से वो दुकानदार या व्यवसायिक शटर डाल के अगर से कुछ अंदर बेच रहा है तो उस पर 10,000 50,000 का फ़ाइन ठोक देते हैं, सील कर देते हैं उसकी दुकानें। इस बारे में क्या विचार? देखिए वो व्यवसाय कौन सा भी हो, जब शासन ने अगर बोला है कि आप बंद रखो तो उन्होंने बंद रखना चाहिए। मैं इस पे मानता हूँ किसी भी तरीके से। हाँ, लेकिन अगर आपके ऊपर में दिक्कत है तो जिस तरीके से हमने स्टेप लिया है उन्होंने भी स्टेप, और जो भी ट्रेड यूनियन है उन्होंने भी लेना चाहिए था। आप ठीक है कि कोरोना काल में रोड पे नहीं आ सकते, तो उसके भी और बहुत से कुछ ऐसे ऑप्शन हो सकते थे, उन्होंने ट्राई कर लेना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे हैं? मैंने तो कुछ सुना है कि ऐसा भी कि ये ट्रेड यूनियन में जितने भी बड़े बड़े व्यवसायिक हैं उनका कुछ GST उन्होंने माफ़ करने का सोचा है सरकार, तो इस वजह से उनको लग रहा है कि आज अपन ये सब कर लेंगे तो GST अपना ऑफ नहीं होगा ना। तो ये सब सोच रहे वो लोग, ये भी एक कारण है कि वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी उनकी भी हक की लड़ाई है और उनको ये भी लग रहा है कि 1 तारीख से तो खुलने वाला है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि खुलने वाला है नहीं खुलने वाला है। तो इस वजह से उनको लग रहा है, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी, इसलिए नहीं आ रहे रोड पे। लेकिन अभी वो आएंगे, वो भी आएंगे, उनसे भी बात हो रही है कि वो भी वाले उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि अमोल जी आप बहुत बड़ा डिसीजन ले चुके हो और आगे बढ़ चुके हो, लेकिन वो भी आने वाले हैं, कुछ दिनों में वो भी आएंगे। अगर ये 28-29 तक के किसी भी तरीके से घोषणा नहीं होता, आप देख लेना महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये मेरी भविष्यवाणी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, ये भविष्यवाणी है। अमोल तलखंडे जी की इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम चाहेंगे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।